गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि अब तक हमने डिस्प्लेसिंग इंडिजीनियस पीपल में पढ़ा था। इंडिजीनियस पीपल का मतलब होता है मूल बासिंदे, जो उस पर्टिकुलर एरिया में पहले से मूल निवासी रहे हैं या नेटिव पीपल के रूप में रहे हैं। उन्हें उनके स्थानों से कैसे हटाया गया था, जिसमें हमने यूरोपियन इम्पेरियलिज्म के बारे में पढ़ा था कि यूरोप में राष्ट्र साम्राज्यवाद किस तरीके से आया था, नॉर्थ अमेरिका के क्षेत्र में ये सब चीज़ें कैसे हुई, वहाँ के मूल निवासी किस तरीके से फले पूरे या आगे बढ़े। इसके साथ ही हमने जाना कि म्यूचुअल परसेप्शंस या मूल धारणाएं उन लोगों की क्या थी। इसी के बाद हमने कनाडा और यूएसए के निर्माण को होते हुए देखा कि किस तरीके से यूएसए में विभिन्न देशों ने अलग अलग तरीके से अपने हिस्से दान में दे दिए थे, या फिर उनसे खरीद लिए गए थे, या फिर उनसे जीत लिए गए थे। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। उसके अलावा उसके बाद हमने कनाडा और यूएसए के बारे में समझा कि पर्टिकुलर इन दोनों क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के बदलाव किस तरीके से आए। इसके साथ ही हमने नेटिव्स पीपल्स के बारे में जाना कि कैसे उन्होंने अपनी खुद की भूमि खो दी, किस तरीके से उन्होंने अपनी स्वामित्व वाली ज़मीनों को खो दिया। इसके अलावा इस तरीके से हम चलते हुए आगे बढ़ रहे थे, जहाँ पर हमने एक फिगर को समझा था जो एक झोपड़ी की नुमा संरचना को दिखाती है, जो मानव शास्त्र के विषय से जुड़ते हुए उत्तरी अमेरिका को 1840 के दशकों के आसपास उस अर्ली पीपल्स के या प्रिमिटिव पीपल्स के बारे में बताती है, जो अपनी खुद की सभ्यता या सिविलाइज्ड कम्युनिटीज में यूरोप में रहते थे। उनके साथ एंथ्रोपोलॉजिस्ट या मानव शास्त्रियों के साथ जो संबंध रहे हैं यूरोप में, वे भी देखने को मिलते हैं उन आदिम लोगों को जोड़ते हुए, जबकि वे लोग नहीं पाए जाते उस पर्टिकुलर समय के दौरान। जो अमेरिकी मूल निवासी थे वे सब कहीं ना कहीं डाई आउट हो चुके थे, खत्म हो चुके थे या समाप्त हो चुके थे। द गोल्ड रश एंड द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री। आइए जानते हैं उस समय के दौरान गोल्ड रश और जो हमारी इंडस्ट्रीज थी वे किस तरीके से डेवलप में आई, किस तरीके से सामने आई। यह वह समय है जब ये चीज़ें लगातार चलती जा रही थी। गोल्ड नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता था। 1840 के आसपास हम उन राज्यों को देखते हैं, खासकर कैलिफोर्निया में गोल्ड के कुछ पार्टिकल्स मिले थे या चिन्ह मिले थे। दिस लीड टू द गोल्ड रश। इन सब चीज़ों को गोल्ड रश के नाम से जाना जाता है, या फिर इसने ही गोल्ड रश को जन्म दिया था। इसके अलावा यूरोपियन अंग्रेज के अंतर्गत अमेरिका में हम देखते हैं एक बहुत ही बड़े बदलाव को। हजारों की संख्या में लोग यूरोपीय लोगों को हंसी मजाक में लेने लगे थे, उनकी चुटकियाँ लेते थे, तकदीर सवार लेने की उम्मीद में जो अमेरिका पहुँचे थे। साथ ही साथ हम रेलवे लाइंस को देखते हैं जो अक्रॉस करती है कॉन्टिनेंटों को। 1885 के आसपास 1870 के आसपास के दशकों में हम ये देखते हैं उन स्वामित्व वाले लोगों को जो इन चीज़ों को लेकर चलते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं पर्टिकुलर उस समय के दौरान कनाडा में किस तरीके से ओल्ड नेशन के रूप में हम इन चीज़ों को लेकर चलते हैं, और स्कॉटलैंड से आया हुआ एक गरीब आदिवासी कैसे करोड़पति बिजनेसमैन बन जाता है उस पर्टिकुलर समय के दौरान, मिलेनियर इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाता है यूएसए में। ये सब देखते हैं। रिपब्लिक थंडर ऑफ द स्पीड ऑफ एन एक्सप्रेस, जिसे हम ये कह सकते हैं कि पुराने राष्ट्रीय घोंगे की चाल से चलते सरकते नए गणराज्य की एक्सप्रेस ट्रेन की तरह तेज़ी से दौड़ते हुए राज्य बन जाते हैं या देश बन जाते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं एक फिगर को, गोल्ड रश के दौरान कैलिफोर्निया से जाते लोग, कैमरे द्वारा खींचा गया ये चित्र उस समय का है। इसके अलावा हम एक रीजन के रूप में देखते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को इंग्लैंड में, जहाँ पर हम पीछे के कारण यह भी कह सकते हैं इसके कि जो छोटे बड़े किसान थे उनकी ज़मीनों से उन्हें वंचित कर दिया गया था और उन्हें कारखाने में नौकरी करने के लिए
उन्हें मुड़ना पड़ गया था सर्वाइवल के लिए। इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका की इंडस्ट्रियाँ धीरे धीरे डेवलप हो रही थी और साथ ही विभिन्न प्रकार के डिफरेंसेस अलग अलग रीजन में देखने को मिल रहे थे उस समय के दौरान, जो बड़े बदलावों के रूप में आ रहे थे। इसके अलावा 1860 और 1860 के आसपास हम आर्थिक तंत्र को अविकसित अवस्था को देखते हैं, या फिर ये कह सकते हैं हम अनडेवलप्ड इकोनॉमी को देखते हैं, जो इस तरीके से चलती आ रही थी। लेकिन 1890 के आसपास हम लीडिंग इंडस्ट्रियल पावर के कारण वर्ल्ड में होने वाले बड़े बदलावों को देखते हैं, जो काफ़ी बड़े बदलावों के रूप में है। इसके अलावा हम इस पिक्चर को देख सकते हैं। ये पिक्चर दिखा रही है हमें कि किस तरीके से ऊपर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा बाहर के लोगों का स्वागत किया गया है। रंगीन छपाई के साथ 1909 में इसे बनाया गया था। आप देख सकते हैं कितने कलरफुल तरीके से इसे रिप्रेजेंट किया गया है। इसके अलावा नीचे की ओर में आप प्रेरी का वह क्षेत्र देख सकते हैं जो पशु फार्म के रूप में यूज किया जाता है। गरीब यूरोपियन प्रवासियों का सपना होता था। यह एक फोटोग्राफ के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर लार्ज स्केल एग्रीकल्चर को एक्सपेंड होते हुए देखते हैं वेस्ट एरिया में, जो क्लियरली हमें उस एरिया के बारे में बताता है, उस डेवलप्ड एरिया के फार्मों के बारे में बताता है। 1890 के आसपास के बिशंस के बारे में बताया जाता है, जो पूरी तरीके से वहाँ से हटा दिए गए थे या फिर उन्हें ख़त्म कर दिया गया था, शिकार कर लिया गया था उनके जीवनचर्या को, उनके लाइफ स्टाइल को ख़त्म कर दिया गया था सेंचुरीज पहले वहाँ के नेटिव लोगों की। इसके अलावा 1892 के आसपास हम यूएसए को देखते हैं कॉन्टिनेंटल रूप से, किस तरीके से वह एक्सपेंड होता है, कंप्लीट बनता जा रहा है, जिसके बारे में पीछे एक चित्र भी दिखाया गया था आपको कि कैसे वह विस्तार पाता जा रहा है। इसके अलावा एरिया को देखते हैं जो पैसिफिक अटलांटिक ओशन का है, ये धीरे धीरे डेवलप होता जा रहा है स्टेटों में। यहाँ पर कोई भी बड़े रिमाइंडर नहीं देखने को मिल रहे हैं इस फॉर्चून के या इस फ्रंटियर के, जो इसे विभाजित करते हों या फिर ये दिखाते हों कि यूरोपीय लोग किस तरीके से इन लोगों द्वारा पश्चिम की ओर खींचे चले आ रहे हैं। साथ ही अगले कुछ वर्षों के अंतर्गत यूएसए में सेटिंग को देखते हुए हम अपनी खुद की कॉलोनीज को देखते हैं, जो उपनिवेशित सरकार के रूप में हो सकती हैं या फिर ये कह सकते हैं कि शासन के रूप में बनाई गई है। इन्हें उस समय के दौरान हवेली का नाम दिया गया है, हवाई का नाम दिया गया है और फिलीपींस ये कॉलोनियाँ मुख्य रूप से उस समय के दौरान हवाई और फिलीपींस में बसाई गई हैं। अमेरिका का हवाई और फिलीपींस में इस तरह की उपनिवेशित सरकारें या फिर दूसरे के कब्जों में रहने वाली सरकारों का बसना देखने को मिलता है, या साम्राज्यों का देखना कॉलोनियों का देखना बनता है। वह एक साम्राज्यवादी शक्ति बन चुका था उस समय के दौरान, ये देखने को मिलता है उस समय। इसके अलावा उस समय के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या रहे, ये भी एक बड़ा मुद्दा आता है हमारे सामने। जो डेमोक्रेटिक स्पिरिट के लोग थे वे कहीं ना कहीं रैलियाँ करते थे और आज़ादी के संघर्षों में एक तरीके से डेमोक्रेटिक इंडिपेंडेंस चाहते थे। 1870 के दशकों तक हम उनकी एकजुटता को, उनकी कलेक्टिवेसी को देखते हैं। साथ ही हम एक पुराने विश्व को पुरानी दुनिया को भी देखते हैं, साथ ही जिसमें मोनार्ची और ऑटोक्रेसी देखने को मिलते हैं। मतलब कि एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि राजतंत्र देखने को मिलता है, राजाओं वाला शासन देखने को मिलता है, और ऑटोक्रेसी में हम सीधे तौर पर एक दूसरे शासन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पर राजशाही के साथ साथ निरंकुश शासन को दिखाता है। यह दिखाता है कि किस तरीके से उस समय राइट टू प्रॉपर्टी पूरी तरीके से इंडिविजुअल रूप से लोगों के साथ सम्मिलित किया गया था, इसे एक संविधान के रूप में, जिसे रद्द करने की छूट राज्यों को नहीं थी उस समय के दौरान। लेकिन डेमोक्रेटिक राइट्सों के साथ साथ हम राइट टू वोट को रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कांग्रेस के आसपास प्रेसिडेंट में देखते हैं।
राइट टू प्रॉपर्टी के रूप में हम ओनली वाइट मैनों के लिए या फिर सीधे तौर पर कह सकते हैं सिर्फ गोरों के लिए यह राइट था कि वे जो उनकी प्रॉपर्टी है उनकी प्रॉपर्टी ही रहेगी। बाकी जो दूसरे मूल निवासी या फिर पर्टिकुलर उस एरिया में जाकर बसने वाले लोग थे उनके साथ थोड़ा भेदभाव किया जाता था। इसके अलावा कनाडा के निवासी डेनियल पॉल 2000 में इसकी ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहते हैं कि अमेरिका जो है स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांसीसी क्रांति के समय लोकतंत्र के पक्ष में या फिर डेमोक्रेटिक सरकार के पक्ष में आवाज़ बुलंद करने वाले थॉमस पाइन के द्वारा इसके बारे में समझाते हुए कहते हैं कि यूज द इंडियन एज मॉडल ऑफ द हाउ सोसाइटी माइट बी ऑर्गेनाइज, कि समाज का संगठन करने के लिए इंडियंस का इस्तेमाल एक मॉडल के तौर पर किया जाता था। इसके आधार पर दलील दी जा सकती है कि जो अमेरिकी मूल निवासी रहे हैं उस पर्टिकुलर समय के दौरान वे मिसाल बन चुके थे यूरोपीय लोगों के लिए कि किस तरीके से पर्टिकुलर चीज़ों को लेकर चलते थे वे या आंदोलनों को लेकर चलते थे। ये आंदोलन कहीं ना कहीं दिखाते हैं उस पर्टिकुलर समय के बारे में कि किस तरीके के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स रहे हैं उन लोगों के। साथ ही जानते हैं द विंड ऑफ चेंज, बदलाव की यह लहर किस तरीके से पूरे क्षेत्र में पूरे विश्व में फैलती चली गई और पूरे विश्व में फैलती हुई ये बदलाव की लहर किस तरीके से चीज़ों को लेकर आगे बढ़ी। नॉट टिल द 1920 टिल डिड थिंग्स बिगिन टू इम्प्रूव फॉर द नेटिव पीपल्स ऑफ द यूएसए एंड कनाडा। 1920 के दशकों के आसपास हम संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मूल निवासियों को कुछ इससे बेहतर होना शुरू नहीं हुआ था इनके साथ। द प्रॉब्लम ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ए सर्वे डायरेक्टेड बाय सोशल साइंटिस्ट लिविन मरियम एंड पब्लिश इन 1928 only a few years before the USA was swept by a major economic depression that affected all its people, painted a grim pictures of the terribly poor health and education facilities for the natives in reservation। इसके अलावा हम पर्टिकुलर उस समय के दौरान द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन नाम की एक रिजर्वेशन बुक को देखते हैं जो सर्वेक्षण के रूप में प्रकाशित हुई थी, जिसमें उन नेटिव्स लोगों के बारे में स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाओं और दरिद्रता के दारुण चित्रों को दर्शाया गया था। इसके अलावा वाइट अमेरिकन फेल्ट सिंपैथी फॉर द नेटिव्स हु वर बीइंग डिस्करेज्ड फ्रॉम द फुल एक्सरसाइज ऑफ देयर कल्चर एंड सिमिलटेनियसली द इंडियन Reorganization Act on 1934, which gave natives in the reservation the right to buy land and take loan। साथ ही गोरे अमेरिकियों के मन में उन मूल निवासियों या नेटिव लोगों के लिए हम सिंपैथी को देखते हैं या सहानुभूति को देखते हैं जो अपनी कल्चर को पूरा निभाने से रोके जाने के कारण थी, साथ ही साथ नागरिकता के लाभों से वंचित किए जाने के कारण थी। इससे संयुक्त राज्य अमेरिका में हम एक युगांतकारी कानून के जन्म को देखते हैं 1934 के रूप में, इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1934 के रूप में। जो इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था इसके द्वारा रिजर्वेशन में मूल निवासियों की ज़मीन खरीदने और ऋण लेने का अधिकार हासिल हो गया था दोबारा से, जो कहीं ना कहीं उनके लिए काफ़ी बड़ा अधिकार था। इसके अलावा इन 1950 एंड 1960 के आसपास हम यूएसए और कनाडा की गवर्नमेंट के द्वारा विचार किए जाने वाली चीज़ों को देखते हैं जो अंत में एक स्पेशल प्रोविजंस के रूप में नेटिव लोगों के बारे में एक इच्छा को दर्शाती है, जो दिखाती है कि किस तरीके से ज्वाइन हुए मेन स्ट्रीम में और किस तरीके से अडॉप्ट किया गया उस पर्टिकुलर समय के दौरान यूरोप के कल्चर को उनके द्वारा। बट नेटिव लोग नॉट वांट दिस, नेटिव लोग सिर्फ यही नहीं चाहते थे। 1954 के आसपास वे डिक्लेरेशन चाहते थे इंडियन राइट्स के रूप में जो प्रिपेयर्ड किए गए थे उस समय के दौरान और कंडीशन को दिखाते थे रिजर्वेशन की, जो साथ ही दर्शाती थी कि किस तरीके से उन्हें टेकन किया जा सकता है। लेकिन ट्रेडिशनल रूप से हम देखते हैं कि किस तरीके से इंटरफायर्ड किया गया उन्हें।
और किस तरीके से एक सिमिलर डेवलपमेंट देखने को मिलती है उस समय के दौरान कनाडा में 1969 के आसपास। यह गवर्नमेंट अनाउंस करती थी कि कैसे ये इन चीज़ों को लेकर चलती है, नॉट रिकॉग्नाइज रूप से, और एब ओरिजिनल राइट्स के रूप में इन्हें दर्शाती है। ये नेटिव लोग वेल ऑर्गेनाइज्ड अपोजिशन के रूप में मूव कर रहे थे और सीरीज के रूप में डेमोन्स्ट्रेशन चाहते थे, डिबेट करना चाहते थे। ये क्वेश्चन चाहते थे कि किस तरीके से रिसोल्व हों 1982 के आसपास, जहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट को एक्सेप्ट करते थे और साथ ही एग्जिस्ट करने की कोशिश करते थे एबोरिजिनल रूप से, और एक ट्रीटी राइट्स के रूप में नेटिव के कुछ अधिकार चाहते थे, जिनमें पूरे तौर पर इन्हें डिटेल के रूप में सारे वर्क पता चलें। उसके साथ ही आज के रूप में हम क्लियर रूप से कह सकते हैं कि ये मूल निवासी या नेटिव पीपल पूरी तरीके से सभी कंट्रियों में, दोनों कंट्रियों में इस चीज़ की इच्छा रखते थे या रिड्यूशन चाहते थे पूरी तौर पर कि किस तरीके से इन संख्याओं में इन्हें घटाया जाए 18वीं शताब्दी के आसपास। और साथ ही कनाडा में इनकी जो भूमि है इन्हें कैसे लौटाया जाए ये भी देखने को ये चाहते थे। अपने प्राचीन लोगों की जो ये चीज़ें हैं इन्हें कैसे वापस प्राप्त हों। 1880 के आसपास हम उन चीज़ों को भी एक बड़ी लहर के रूप में देखते हैं। आइए जानते हैं इंडियन अंडर ब्रिटिश रूल। इंडियन ब्रिटिश रूल के अंतर्गत कैसे काम करती थी। उनसे मनमाने ढंग पर कर लगाए जाते थे, आर्बिट्रेरी रूप से इन पर टैक्सेस थोप दिए जाते थे जो सीन किए जाते थे अनइक्वल रूप से। रेशनलाइज रूप से हम देखते थे कि ये पूरी तरीके से रेडी रहते थे इस चीज़ के लिए या रेस्पॉन्सिबल थे रिप्रेजेंटेटिव रूप से गवर्नमेंट में। साथ ही नेटिव अमेरिका के रूप में हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को इनके नागरिकों के रूप में नहीं देखा गया था, असमान माना जाता था इन्हें। इसके अलावा तर्क ये दिया जाता था कि ये पिछड़े हुए आदि मानव हैं जिन्हें सभ्यता का कुछ भी नहीं पता, स्थानबद्ध किसी तक भी नहीं जानते, भविष्य के बारे में इन्हें ज़्यादा सोचने से ये बचते हैं, उनके पास शहर नहीं थे। इसके अलावा अफ्रीकन स्लेव्स इन अमेरिका, इनकी जो स्थिति और भी दयनीय थी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित बराबर नहीं माना जाता था इन लोगों को, और तर्क दिया जाता था कि दास प्रथा उनकी सामाजिक व्यवस्था का ही हिस्सा है। काले लोग निष्कृष्ट होते हैं या फिर बहुत बुरे होते हैं या फिर उन्हें कुछ भी सभ्यता के बारे में नहीं पता होता। ये चीज़ पर्टिकुलर उस समय के दौरान लोगों के और ख़ासकर गोरे लोगों के मन में ये चीज़ें, ये भावनाएं उस समय के दौरान रहती थीं। आइए जानते हैं ऑस्ट्रेलिया की प्रोस्पेक्ट को। पर्टिकुलर ऑस्ट्रेलिया के नेटिव लोग किस तरीके से उनके स्थानों से हटाए गए, कैसे उपनिवेशित सरकार को ऑस्ट्रेलिया में लाया गया, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि अमेरिकन्स किस तरीके से ह्यूमन को हैबिटेट करने की कोशिश कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया में। इतिहास के अनुसार कहा जा सकता है कि अबरीजिन कहे जाने वाले ये अलग अलग भिन्न भिन्न समाजों से प्रयुक्त होने वाले सामान्य नामों को दर्शाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में लगभग 40,000 साल पहले इनकी संभावना देखी जाती है, और साथ ही भूक्षेत्र से जुड़े न्यू गिनी से आए लोगों को देखा जाता है। साथ ही हम समझते हैं कि पास्ट सेंचुरी के आसपास इन्हें ड्रीम टाइम कहा जाता था, स्वप्न काल के लोग कहा जाता था 32 सदियों में इन्हें। इस कथन को समझना यूरोपीय लोगों के लिए मुश्किल था क्योंकि इसमें अतीत और वर्तमान के अंतर धुंधला होते जाती तस्वीरें सामने आती हैं। या फिर ये कहा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के लोग ड्रीम लैंड से आने वाले लोगों के रूप में इन उपनिवेशित सरकार के लोगों को देखते हैं। ये देखते हैं कि किस तरीके से पर्टिकुलर लोग जहाज़ों पर चढ़ कर आते थे और उन लोगों को वे अपना सर्वस्व सौंप देते हैं। उनकी ईमानदारी, उनकी निष्ठा, उनके पर्टिकुलर प्रेम भाव का वे दुरुपयोग करते हैं, ये देखने को मिलता है। इसके अलावा 18वीं शताब्दी के आसपास हम 350 से 750 के बीच के समुदाय देखते हैं इन पर्टिकुलर समय में।
जिनकी लगभग 200 से भी ज़्यादा भाषाएं ये बोला करते थे। देसी लोगों का एक विशाल समूह उत्तर में रहता था जो टॉरस स्ट्रेट टापुवासी कहलाता था। एबोरिजिनरी शब्द इसके लिए इस्तेमाल नहीं होता है क्योंकि यह माना जाता है कि वे कहीं और से आए हैं और एक अलग नस्ल के हैं। 2005 में कुल मिलाकर वे ऑस्ट्रेलिया की आबादी के 2.4% हो गए थे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में सेपरेटली रूप से पॉपुलेटेड रूप देखते हैं हम। ऑस्ट्रेलिया की आबादी बहुत छितराई हुई है अलग अलग एरियो में। साथ ही हम टाउनों के रूप में इन्हें कोस्टल एरियो के आसपास भी देखते हैं। 1770 के आसपास ब्रिटिश लोग पहली बार पहुंचे थे वहाँ, क्योंकि बीच में इलाका बहुत शुष्क मरुभूमि का था। इसके अलावा यूरोपियों का ऑस्ट्रेलिया में पहुंचना किस तरीके से हुआ, आइए जानते हैं। 1606 में डच यात्री ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं और वहाँ पहुँचते हैं। 1642 में तास्मान एक टापू पर पहुँचा, बाद में टापू का नाम तास्मानिया रख दिया गया था। इसके अलावा 1770 के आसपास जेम्स कुक बॉटनी खाड़ी पहुँचा था, जिसका नामकरण न्यू साउथ वेल्स के रूप में रखा गया था। 1788 में ब्रिटेन के दंडितों की बस्ती बनाई गई। सिडनी की स्थापना उस समय के दौरान देखने को मिलती है। इस तरीके से हम पर्टिकुलर ऑस्ट्रेलिया में अलग अलग क्षेत्रों के निर्माणों को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। साथ ही अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से पर्टिकुलर उस समय के दौरान सिडनी के इलाकों का वर्णन हम 1790 के आसपास देखते हैं और किस तरीके से हम इसे आगे लेकर चल सकते हैं, किस तरीके से उन मूल निवासियों का वहाँ से विस्थापन हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी एरिया से वहाँ के मूल निवासियों को कैसे हटाया गया है, ये भी जानेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम।